वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी और इसमें भी हम पहले जानकारी हासिल कर रहे हैं क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, या हम कह सकते हैं कि शैवालों के वर्गीकरण में ऐसे कौन से मुख्य लक्षण हैं जिनको आधार बनाया जाता है। तो इसके अंतर्गत हमने स्टडी की है पहला न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, या इसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत हमने देखा कि एल्गी प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक हो सकती है कोशिकीय संगठन के आधार पर। कोशिका में स्थित जो न्यूक्लियस है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो हम इसे यूकैरियोटिक कहते हैं। यदि ये प्रिमिटिव टाइप का है यानी जेनेटिक मटेरियल कोशिका के अंदर बिखरा हुआ होता है, संगठित नहीं होता, तब हम इसे प्रोकैरियोटिक टाइप कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में एल्गी की केवल एकमात्र क्लास आती है साइनोफाइसी, या जिसे मिक्सोफाइसी भी कहा जाता है। सामान्य भाषा में हम इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर हम शैवालों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बांट सकते हैं। उसके बाद बात आती है नेचर ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट्स, यानी कोशिका भित्ति किससे बनी है। तो ये जनरली शैवालों में कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन इसके अलावा भी हम देखते हैं कि कुछ क्लासेस जैसे कि जेंथोफाइसी में पैक्टिक सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन काफी अधिक होती है, सेलुलोज कम मात्रा में पाया जाता है। इसी तरह से बेसिलिरियोफाइसी में ये सिलिसिफाइड होता है, यानी सिलिका की मात्रा अधिक होती है, कुछ में ये कैल्सिफाइड होता है। तो वहीं कहीं ऊपर जैसे फियोफाइसी में एल्जेनिक एसिड एंड फ्यूसिनिक एसिड पाए जाते हैं, तो रोडोफाइसी में ग्लैक्टेंस आदि की मात्रा देखी जा सकती है। तो कोशिका भित्ति के कंपोनेंट्स में भी हम वेरिएशंस देख सकते हैं। फिर बात आती है पिगमेंटेशन की। पिगमेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इन पिगमेंट्स की कंसंट्रेशन के बेसिस पर ही हम डिफरेंट कलर की एल्गी देख सकते हैं। जिसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल, लाल शैवाल, भूरी शैवाल, गोल्डन ब्राउन, सुनहरी भूरी शैवाल। तो ये सब कलर्स जो हैं ये पिगमेंट्स के डिफरेंट टाइप के प्रोपोर्शन में पाए जाने के कारण शैवालों में दिखाई देते हैं। तो पिगमेंटेशन हम देखते हैं कि क्लोरोफिल जो ABCDE में बांटा जाता है। दूसरा इसमें हम कैरोटिनॉइड्स देखते हैं जिसमें कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स आते हैं। बी कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, वाई कैरोटीन, लाइकोपीन या ई कैरोटीन, इस तरह से इनमें पाए जाते हैं और लगभग 20 प्रकार के जेंथोफिल्स हम शैवालों में देख सकते हैं। देन हमने स्टडी करी नेचर ऑफ फूड रिजर्व। तो जनरली संचित भोजन का प्रकार स्टार्च होता है, लेकिन शैवालों में ट्रू स्टार्च तो केवल कुछ ही क्लासेस में पाया जाता है। क्लोरोफाइसी, कारोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी, इसमें हम ट्रू स्टार्च देखते हैं, लेकिन बाकी में स्टार्च का परिवर्तित रूप हमें देखने को मिलता है। कुछ में फैट एंड ऑयल पाया जाता है, तो कुछ में प्रोटीनेशियस ग्रेन्यूल्स भी देखे जा सकते हैं। तो इसके बेसिस पर हम देखते हैं कि क्राइसोलेमिनेरिन स्टार्च क्राइसोफाइसी में पाया जाता है। इसके अलावा लेमिनेरिन स्टार्च ये फियोफाइसी का मुख्य भोजन है, साथ ही उसमें मैनिटोल अल्कोहल भी संचित भोजन के रूप में पाया जाता है। जेंथोफाइसी, बेसिलिरियोफाइसी, यहाँ भी फैट एंड ऑयल संचित भोजन का मुख्य प्रकार होते हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च रोडोफाइसी में पाया जाता है, और यहाँ हम देखते हैं कि साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी क्लास में ये साइनोफाइसियन स्टार्च होता है। इसके साथ ही इसमें कुछ प्रोटीनेशियस ग्रेन्यूल्स होते हैं जिन्हें हम साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स कहते हैं। तो ये संचित भोजन की विभिन्न टाइप्स हम देख सकते हैं। अब आज हम इसी कड़ी में आगे चर्चा करेंगे क्राइटेरियन ऑफ क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट पॉइंट फ्लैजिलेशन की। तो यहाँ हम पहला पढ़ चुके हैं, सेकंड पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पिगमेंटेशन भी हमने पढ़ा है, नेचर ऑफ फूड रिजर्व भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे फ्लैजिलेशन इन एल्गी। The type, number and position of flagella are important basis for separation of different classes of algae. तो शैवालों में फ्लैजिला की टाइप के बेसिस पे हम देखते हैं कि इसमें फ्लैजिला विप्लैश या टिंसल टाइप के हो सकते हैं, कूर्च और प्रतोद हो सकते हैं। यदि इन पर फ्लेमर हेयर्स नहीं पाए जाते, स्मूथ वॉल्ड फ्लैजिला है, तो हम इसे विप्लैश फ्लैजिला कहते हैं। यदि फ्लैजिला पर हेयर्स उपस्थित होते हैं तब उस स्थिति में हम इसे टिंसल टाइप कहते हैं। तो टाइप के बेसिस पे ये डिफरेंट हो सकते हैं, नंबर संख्या के आधार पर भी ये
1, 2, 4 या फिर मल्टी फ्लैजिलेट सिचुएशन हम इसमें देख सकते हैं। पोजीशन ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला कहाँ पर स्थित है? ये अग्रभाग पर हैं, तो कुछ के अंदर ये लेटरल पोजीशन में भी पाए जाते हैं। तो इसमें इसकी पोजीशन कहाँ पर है? इसमें हमें सभी में इस पिक्चर में सभी में हमें ये अग्रभाग पर स्थित दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि जो फियोफाइसी है वहां पर जूस पोर्स में ये लिटरली इंसर्टेड होते हैं। तो ये भी हमें डिफरेंट टाइप की पोजीशन इनमें एल्गी में देखने को मिल सकती है। तो टाइप, नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजिला ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। शैवालों में हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंट टाइप की स्थिति पाई जा सकती है। 2 क्लासेस ऐसी हैं जिनमें फ्लैजिला कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, साइनोफाइसी और रोडोफाइसी। नील हरित शैवाल और लाल शैवाल में लाइफ साइकिल में कहीं भी हमें फ्लैजिलेटेड फेज नहीं दिखाई देती। कायिक या लैंगिक अवस्थाओं में इनमें फ्लैजिला अनुपस्थित होते हैं, कंप्लीटली एब्सेंट है फ्लैजिला लाइफ साइकिल में। 2 क्लासेस साइनोफाइसी और रोडोफाइसी के 2 कैरेक्टर सिमिलर हैं। एक तो हम देखते हैं पिगमेंट्स इनमें फाइकोबिलिन्स के रूप में पाए जाते हैं, फाइकोइरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो इन दोनों में सिमिलर हैं, साइनोफाइसी हम बहुत ही प्रिमिटिव क्लास मानते हैं क्योंकि इसे तो प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संगठन मिलता है, ये बैक्टीरिया से रिजेंबल करता है। रोडोफाइसी वहीं पर सबसे एडवांस क्लास मानी जा सकती है शैवालों की। तो इन 2 क्लासेस में बहुत ही प्रिमिटिव और सबसे एडवांस्ड दोनों में 2 कैरेक्टर कॉमन हैं। एक तो इनमें पिगमेंट्स सिमिलर होते हैं फाइकोबिलिन्स के रूप में, क्लोरोफिल ए तो पाया जाता है दोनों में ही, लेकिन उसके बाद इनमें जो मुख्य पिगमेंट हैं वो फाइकोबिलिन्स या बाइलोप्रोटीन्स होते हैं, जिन्हें हम फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन में बांट सकते हैं। ये साइनोफाइसी में सी टाइप के होते हैं, सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोइरिथ्रिन। साइनोफाइसी में फाइकोसाइनिन की कंसंट्रेशन अधिक होती है और इसीलिए ये एल्गी के क्लोरोफिल के साथ मिलकर के इस क्लास को ब्लू ग्रीन कलर इम्पार्ट करती है। रोडोफाइसी में आर टाइप के होते हैं, आर फाइकोइरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन। यहाँ आर फाइकोइरिथ्रिन रोडोफाइसी में अधिक कंसंट्रेशन में होते हैं। ये लाल कलर का पिगमेंट होता है और इसी के कारण रोडोफाइसी रेड कलर की दिखाई देती है। तो 2 कैरेक्टर हमें कॉमन याद रखने हैं साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में। इनमें एक तो पिगमेंट सिमिलर हैं, दूसरा इनमें लाइफ साइकिल में कहीं भी फ्लैजिला नहीं पाए जाते, चाहे वो वेजिटेटिव फेज हो या फिर वो रिप्रोडक्टिव फेज हो। बाकी जो क्लासेस हैं उनमें हम फ्लैजिला देखते हैं वेजिटेटिव फेज में और रिप्रोडक्टिव फेज में। फियोफाइसी में ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेज में ही पाए जाते हैं। ये फ्लैजिला यहाँ पर 9+2 का पैटर्न बनाते हैं, यानी इसमें 2 तो होते हैं सेंट्रल माइक्रोफाइब्रिल्स और 9 होते हैं पेरिफेरल या परिधीय माइक्रोफाइब्रिल्स, सूक्ष्म तंतुक। तो 9+2 का पैटर्न शैवालों में फ्लैजिला के अंदर देखने को मिलता है। The flagella can be acronemetic or whiplash, pleuronemetic or tinsel and personate in type। यहाँ पर या तो प्रेसिनेट हो सकता है या फिर ये एक्रोनेमेटिक या प्लूरोनेमेटिक हो सकता है। ये विप्लैश और टिंसल के ही दूसरे नाम हैं। प्लूरोनेमेटिक टिंसल टाइप जिसमें हेयर्स प्रेजेंट हैं, एक्रोनेमेटिक जिसमें हेयर नहीं है, ये स्मूथ वाल्ड है, किसी तरह के हेयर नहीं है यहाँ पर, तो ये स्मूथ वाल्ड ये कहलाता है विप्लैश या एक्रोनेमेटिक। इन क्लोरोफाइसी फ्लैजिला आर 2, 4 और मोर। क्लोरोफाइसी में हम देखते हैं कि संख्या विभिन्न प्रकार की हो सकती है फ्लैजिला की, जैसे क्लेमाइडोमोनास में इनकी संख्या 2 होती है, यूलोथ्रिक्स में हम इसे 4 की संख्या में भी देख सकते हैं, क्वाड्रिफ्लैजिलेट, और ये इंडेफिनिट इन नंबर हो सकते हैं, जैसे ऊडोगोनियम में जो जूस पोर्स बनते हैं वहां पर ये संख्या में अधिक होते हैं। एपिकल यानी अग्र सिरे से निकलते हैं, सब एपिकल जैसे ऊडोगोनियम में हम देखते हैं सब एपिकल होते हैं, और ये स्टिफेनोकॉन्ट कहलाते हैं, एक क्राउन बनाते हैं। अग्रभाग से कुछ पीछे की ओर एक मुकुट की रूप में बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो ये स्टिफेनोकॉन्ट कहलाते हैं। तो ये पोजीशन में एपिकल या सब एपिकल, अग्रस्थ या उप अग्रस्थ हो सकते हैं। एंड एक्रोनेमेटिक टाइप क्लोरोफाइसी में जो फ्लैजिला हैं वो विप्लैश टाइप के होते हैं, उन पर हेयर्स नहीं पाए जाते और ये समान लंबाई के होते हैं, आइसोकॉन्ट होते हैं। यदि फ्लैजिला असमान, एक छोटा और एक बड़ा हो तो उसे हेट्रोकॉन्ट कहते हैं, यदि समान लंबाई के हैं तो उसे आइसोकॉन्ट कहा जाता है।
तो क्लोरोफाइसी में फ्लैजिला संख्या में 2, 4 या अधिक हो सकते हैं। अग्रभाग पर पाए जा सकते हैं, उसके पीछे भी सब एपिकल स्थिति में हो सकते हैं। ये विप्लैश टाइप के होते हैं, हेयर्स नहीं पाए जाते, स्मूथ वाल्ड होते हैं और लंबाई में समान होते हैं। जेंथोफाइसी में 2 फ्लैजिला होते हैं, दोनों लंबाई में असमान होते हैं और इसमें से एक तो होता है स्मूथ वाल्ड या विप्लैश और दूसरा होता है पेंटोनेमेटिक या हेयर वाला, हेयर ही होता है। तो ये टिंसल टाइप का कहलाता है। तो 2 फ्लैजिला है, दोनों असमान हैं लंबाई में भी और टाइप में भी। इनमें से एक विप्लैश है और दूसरा टिंसल टाइप का होता है। तो जेंथोफाइसी में हम ये हिट्रोकॉन्टिक स्थिति देख सकते हैं। फियोफाइसी में सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेज में यानी जू स्पोर्स या गैमेट्स ही फ्लैजिलेटेड होते हैं। कायिक अवस्था में भूरी शैवाल के अंदर फ्लैजिलेटेड फेज नहीं पाई जाती। कायिक अवस्था में फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव फेज में फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। ये 2 होते हैं। यहाँ पर एपिकल नहीं होकर के ये लेटरल होते हैं, पार्श्व से निकलते हैं। इनमें भी पार्श्व जो निकलते हैं उनमें से एक विप्लैश होता है और दूसरा टिंसल टाइप का होता है और दोनों ही अनइक्वल इन साइज, यानी कि ये साइज में भी बराबर नहीं होते, एक बड़ा और एक छोटा होता है। तो फियोफाइसी में 2 फ्लैजिला हैं, लेटरली इंसर्टेड हैं, एक विप्लैश और एक टिंसल है। जेंथोफाइसी में 2 फ्लैजिला हैं, लेकिन दोनों अग्रभाग से निकलते हैं, इनमें से एक विप्लैश और एक टिंसल टाइप का होता है। तो हिट्रोकॉन्टिक फेज हम फ्लैजिला की इसमें देख सकते हैं जेंथोफाइसी और फियोफाइसी में। क्लोरोफाइसी में सिर्फ स्मूथ वॉल्ड या विप्लैश टाइप के फ्लैजिला ही पाए जाते हैं, समान लंबाई के होते हैं, लेकिन वहां पर इनकी संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। तो हम डिफरेंट टाइप के फ्लैजिला शैवालों में देख सकते हैं। तो ये भी एक मेजर क्राइटेरिया बनता है, बेसिस बनता है या आधार बनता है क्लासिफिकेशन का। और लास्ट हम इसमें लेते हैं टाइप ऑफ लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन। तो हम शैवालों में डिफरेंट टाइप के लाइफ साइकिल देख सकते हैं। लाइफ साइकिल का मतलब होता है जीवन चक्र में 2 फेजेस होती हैं, एक अगुणित फेज और दूसरी द्विगुणित फेज। ये दोनों अल्टरनेट करती हैं, एकांतर क्रम से चलती हैं। तो शैवालों में अधिकतर जो मेंबर्स हैं वो हैप्लोन्टिक टाइप के होते हैं, यानी यहाँ पर जो डोमिनेंट फेज है वो अगुणितीय फेज होती है। डिप्लॉयड फेज केवल जाइगोट बनने तक ही सीमित रहती है और उसमें तुरंत मियोसिस हो जाता है। तो इस तरह से हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। कुछ में हम देखते हैं डिप्लॉन्टिक होती है, यानी यहाँ पर जो डोमिनेंट फेज है वो डिप्लॉयड होती है। तो इसमें जो हैप्लॉयड फेज है वो गैमीट फॉर्मेशन तक ही सीमित रहती है, तो उसे डिप्लॉन्टिक फेज कहा जाता है। कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिसमें दोनों ही फेजेस पाई जाती हैं, यानी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हैप्लॉयड फेज भी है और डिप्लॉयड फेज भी है। तो सही मायने में इनमें ये पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है। तो अब इस स्थिति में हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों ही फेजेस यानी डिप्लॉयड फेज स्पोरोफाइट के रूप में यहाँ निरूपित नहीं होता, लेकिन डिप्लॉयड फेज इनमें उपस्थित होती है और हैप्लॉयड फेज जो कि गैमेटोफाइट होती है, डोमिनेंट फेज, वो भी इसमें पाई जाती है। तो ये लाइफ साइकिल डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब कई मेंबर्स ऐसे भी हैं जिनमें 2 हैप्लॉयड फेज और 1 डिप्लॉयड फेज पाई जाती है। रोडोफाइसी में हम इस तरह की क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें 2 डिप्लॉयड फेज और 1 हैप्लॉयड फेज, जिसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर टाइप स्पेसिमेन के रूप में पढ़ेंगे, पोलीसाइफोनिया। तो उसमें हम देखेंगे कि 2 डिप्लॉयड फेज हैं और 1 हैप्लॉयड फेज है। तो डिप्लोबायोटिक टाइप का लाइफ साइकिल पाया जाता है। तो डिफरेंट टाइप के लाइफ साइकिल हम शैवालों में देखते हैं। ये हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक या 3 फेजेस जब होती हैं ट्राइफेजिक, तो उसमें 2 हैप्लॉयड 1 डिप्लॉयड फेज या 2 डिप्लॉयड और 1 हैप्लॉयड फेज हो सकती है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन कुछ ऐसी क्लास भी है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया ही नहीं जाता, और ये किसमें होता है, जो प्रोकैरियोटिक एल्गी है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी या नील शैवाल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट होता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कई टाइप्स हैं, जैसे आइसोगैमी, जब गैमेट्स सिमिलर गैमेट्स रिप्रोडक्शन में भाग लेते हों,
एनाइसोगेमी, जब ये गैमीट्स एक दूसरे से असमानता दर्शाते हैं, या तो ये आकार के आधार पर या फिर ये अपने कार्य के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। तो मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजी के बेसिस पर ये गैमीट एक दूसरे से असमानता दर्शाते हैं, तब हम इसे एनाइसोगेमी कहते हैं। और या फिर ऊगेमी तब होती है जब भाग लेने वाले जो दोनों गैमीट्स हैं ये एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हों, न केवल मॉर्फोलॉजी में बल्कि ये कार्य में भी असमानता दर्शाते हैं। हम आसानी से इसे मेल एंड फीमेल गैमीट में बांट सकते हैं, तब ये ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो शैवालों में आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी तीनों ही प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो पहली बात तो रिप्रोडक्शन में प्रेजेंस और एब्सेंस, यानी उपस्थित है या अनुपस्थित है। अगर उपस्थित है तब इनमें किस तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाई जा रही हैं, और फिर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स कौन कौन से हैं। आइसोगेमस ही पाया जा रहा है या फिर एनाइसोगेमी और ऊगेमी भी पाई जा रही है। तो ये क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बनते हैं। Haplontic life cycle, diplontic life cycle and triphasic life cycles are characteristic of different groups. हम शैवालों के डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट टाइप के लाइफ साइकिल देख सकते हैं। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, यहाँ गैमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जिसमें डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट होती है, और ट्राइफेजिक जिसमें 3 फेज होती हैं। हम जनरली पढ़ते हैं लाइफ साइकिल में 2 ही फेज हैं, एक हैप्लॉयड और दूसरे डिप्लॉयड, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जहां पर 3 फेजेस हमें दिखाई देती हैं, 2 डिप्लॉयड या एक हैप्लॉयड, अथवा इसका हम देखते हैं कि 2 हैप्लॉयड फेज हैं लाइफ साइकिल में और एक डिप्लॉयड है। तो ये ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन साइनोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन इज oogamous and life cycles are usually complex in rhodophysi and phaeophysi. भूरी शैवाल और लाल शैवाल में हम कॉम्प्लेक्स टाइप का रिप्रोडक्शन देख सकते हैं, और इसलिए ये एडवांस क्लासेस मानी जाती हैं। इन क्लोरोफाइसी the reproduction can be isogamous, anisogamous and oogamous. The life cycle can be simple or complex. क्लोरोफाइसी में रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, समयुग्मकी, एनाइसोगैमस, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी तीनों ही प्रकार का देखने को मिलता है। तो इस तरह से लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन ये भी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया बनते हैं जो शैवालों में भिन्नता दर्शाते हैं। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो बहुत लंबे समय तक कलर के आधार पर शैवालों को केवल 4 ग्रुप्स में बांटा गया था। मिक्सोफाइसी, जिनमें ये ब्लू ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, यहाँ पर फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन सी टाइप के जो हैं वो क्लोरोफिल ए के साथ पाए जाते हैं। क्लोरोफाइसी, जिसमें क्लोरोफिल ए एंड बी बोथ आर प्रेजेंट, तो दोनों उपस्थित हैं। हरे रंग की शैवाल है, हरे रंग के कारण ये क्लोरोफाइसी कहलाती है। फियोफाइसी में क्लोरोफिल तो होता है लेकिन फ्यूकोजेंथिन की कंसंट्रेशन काफी अधिक होती है, जिसके कारण ये भूरे रंग की दिखाई देती है, इसे ब्राउन एल्गी कहा जाता है। रोडोफाइसी जो कि रेड इन कलर होती है, किसके कारण? आर फाइकोइरिथ्रिन की कंसंट्रेशन इसमें काफी अधिक होती है, जिसके कारण ये लाल रंग की दिखाई देती है। तो आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन की उपस्थिति के कारण रोडोफाइसी रेड कलर की दिखाई देती है। तो लंबे समय तक मिक्सोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी ये 4 क्लासेस कलर के आधार पर एल्गी में रिकॉग्नाइज्ड की गई। इन द last few decades, a lot of information has become available on their pigments, nature of reserve food, flagellation, structure of cell, nature of cell wall, reproduction, physiological processes, etc. तो पिछले कुछ दशकों में हम देखते हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हुई हैं। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की खोज, इसकी पावर बढ़ती गई, वैसे वैसे इनके बारे में जानकारियाँ हासिल होती गई। तो हमें पिगमेंट्स के बारे में, रिजर्व फूड की नेचर के बारे में, फ्लैजिला कैसी हैं, टाइप कैसी है, इंसर्शन कैसा है, इसके बारे में, सेल की स्ट्रक्चर के बारे में, कोशिका भित्ति की नेचर के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में अधिक इंफॉर्मेशंस हासिल हुई हैं। तो इन सब इंफॉर्मेशंस के बेसिस पर समय समय पर डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिए गए। एफी फ्रिश ने 1935 में क्लासिफिकेशन दिया शैवालों का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ये माना जाता है। आगे के जो क्लासिफिकेशन थे वो इसी को ही बेस बना करके दिए गए।
इन्होंने शैवालों को 11 क्लासेस में बांटा। इन्होंने एल्गी को एज ए रैंक डिवीजन की रैंक प्रदान की और उनको 11 क्लासेस में बांटा। हालांकि ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि इन्होंने डायरेक्ट ही एल्गी को डिवीजन माना और इसे सीधा ही क्लासेस में बांट दिया। लेकिन आगे की जो अमेंडमेंट्स है वो इसी की क्लासिफिकेशन पर बेस्ड हैं। स्मिथ ने 1950 में फ्रिश के क्लासिफिकेशन को ही मॉडिफाई किया आईसीबीएन के रूल्स के अकॉर्डिंग और नया क्लासिफिकेशन दिया। पेपनफर्स्ट ने 1955 में शैवालों का वर्गीकरण किया। चैपमैन ने 1962 में एल्गी का क्लासिफिकेशन दिया। प्रेस्कोट ने 1969 में और एफी राउंड ने 1973 में एल्गी का क्लासिफिकेशन दिया। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस दिए गए समय समय पर। यहाँ पर कुछ हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। आईसीबीएन के रूल्स के अकॉर्डिंग शैवालों का वर्गीकरण करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हमें कुछ सफिक्सेस लगाने होंगे, जैसे डिवीजन के एंड में फाइटा वर्ड आना चाहिए। सब डिवीजन, यदि इस डिवीजन को हम आगे बांटते हैं सब डिविजन्स में, तब उसके एंड में फाइटिना वर्ड जुड़ना चाहिए। डिवीजन का मतलब है जैसे हम शैवालों को डिफरेंट डिविजन्स में बांटते हैं, तो एल्गी को हम डिविजन्स में बांटते हैं, क्लोरोफाइटा, साइनोफाइटा, रोडोफाइटा, जेंथोफाइटा। तो यहाँ पर जो डिवीजन है उनके एंड में जो सफिक्स जुड़ेगा या जो वर्ड जुड़ेगा वो होना चाहिए फाइटा। यदि इस डिवीजन को हम आगे सब डिवीजन में बांटते हैं तब हमें सफिक्स लगाना होगा फाइटिना। डिवीजन को आगे क्लासेस में बांटा जा सकता है, तो डिवीजन को क्लासेस में बांटना चाहिए और उसके एंड में जो वर्ड जुड़ेगा वो होगा फाइसी। क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, ये सारी क्लासेस हैं। तो क्लासेस के एंड में जो सफिक्स जुड़ता है वो फाइसी होगा। क्लासेस को आगे जरूरत पड़ने पर हम सब क्लासेस में बांट सकते हैं, और यदि सब क्लासेस में बांटा गया है तब उनके एंड में जो सफिक्स जुड़ेगा वो होगा फाइसीडी। तो क्लासेस के एंड में फाइसी और सब क्लास के एंड में फाइसीडी वर्ड जुड़ना चाहिए। डिवीजन को क्लास में बांटते हैं और क्लासेस को आगे फिर ऑर्डर्स में बांटा जाना चाहिए। यदि ऑर्डर में हम उस क्लास को ऑर्डर में बांट रहे हैं तो उसके एंड में जो वर्ड है वो जुड़ेगा एल्स। तो यहाँ पर क्लोरोकोकेल्स, वोल्वोकेल्स, इस तरह से जो भी क्लास हैं उसमें जो डिवीजन जो ऑर्डर्स आते हैं उन्हें उनके एंड में एल्स वर्ड जुड़ना चाहिए। ऑर्डर को आगे सब ऑर्डर्स में बांटा जा सकता है और यहाँ पर जो वर्ड या सफिक्स जुड़ेगा वो होगा इनेल्स। तो एल्स ऑर्डर के एंड में और इनेल्स सब ऑर्डर के एंड में जुड़ता है। फैमिली ऑर्डर को हम आगे बांटते हैं। फैमिली में फैमिली के एंड में जो वर्ड जुड़ेगा वो होगा एसी। तो यहाँ ऑर्डर फैमिली में बांटा जा सकता है, उसके एंड में सफिक्स एसी जुड़ना चाहिए। इस फैमिली को आगे सब फैमिली में बांटा जा सकता है और उस स्थिति में जो वर्ड है वो ओईडी शब्द या ओईडी जो सफिक्स है वो जुड़ना चाहिए। तो सब फैमिली के लिए ये ओईडी वर्ड होगा। और जो जीनस है, अब फैमिली के अंदर हम रखते हैं जीनस को। जीनस हमेशा ग्रीक वर्ड से संबंधित होता है और इस जीनस के अंतर्गत फिर आगे हम रखते हैं स्पीसीज को। ये स्पीसीज जो वर्ड है ये हमेशा लैटिन वर्ड से आता है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा आईसीबीएन के नोमेनक्लेचर्स के रूल के अकॉर्डिंग। यानी एल्गी का क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो आईसीबीएन के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये शब्द जुड़ने चाहिए। शैवालों को पहले डिवीजन में बांटना चाहिए, फिर डिवीजन को क्लासेस में, क्लासेस को ऑर्डर में, ऑर्डर को फिर फैमिली में, और फैमिली के अंतर्गत हम जीनस को रखते हैं और जीनस के साथ ही स्पीसीज आती हैं। तो उनके एंड में हम जो सफिक्सेस यूज करते हैं वो हमें फाइटा, फाइसी, एल्स, एसी आदि होते हैं। तो ये सब रूल्स फॉलो करने होंगे एल्गी के क्लासिफिकेशन में या उसके नोमेनक्लेचर में। तो फ्रिश ने यही यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई उनसे कि उन्होंने शैवालों को डिवीजन में रखा और उस एल्गी को आगे सीधे ही क्लासेस में बांट दिया। यहाँ पर ये डिवीजन उन्होंने पूरी एल्गी को डिवीजन में शामिल किया, तो ये एक मेजर ड्रॉबैक उनका माना जाता है। और इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही एडवांस करैक्टर वाली जो क्लास है
कारोफाइसी, उसको सिर्फ क्लोरोफाइसी में एक ऑर्डर तक ही सीमित रखा। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में, ये तो आईसीबीएन के रूल्स के अकॉर्डिंग ये जो सफिक्सेस हैं जुड़ने चाहिए, लेकिन फ्रिस्ट ने इसका पालन नहीं किया था। लेकिन फिर भी सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन फ्रिस्ट का ही माना जाता है। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में फ्रिस्ट के क्लासिफिकेशन को ही डिटेल में पढ़ेंगे। आज सिर्फ इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।